हेलो स्टूडेंट्स, फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पार्ट 2 जिसका सब्जेक्ट कोड है BP301T जो कि बेस्ड है AKTUB फार्मा सेकेंड ईयर सेमेस्टर 3 के सिलेबस पर। इसका 19 लेक्चर मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। इसके पहले के लेक्चर्स में अब तक हमने 1 से 10 तक लेक्चर्स में बेंजीन के बारे में स्टडी की और लेक्चर 11 से 15 तक हमने यूनिट 2 के फिनॉल्स के बारे में स्टडी की। लेक्चर 16 में हमने यूनिट 2 एनिलीन के नोमेनक्लेचर, स्ट्रक्चर और रिएक्शंस के बारे में पढ़ा। लेक्चर 17 में यूनिट 2 के एनिलीन की बेसिसिटी ऑफ एमीन्स के बारे में स्टडी की। लेक्चर 18 में हम लोगों ने जाना इफेक्ट ऑफ सबस्टिट्यूएंट्स ऑन द बेसिसिटी ऑफ एरोमेटिक एमीन। एनिलीन को हम लोग कंटिन्यू करेंगे इस लेक्चर में भी और जानेंगे हम लोग एराइल डाइजोनियम साल्ट्स के बारे में। एराइल डाइजोनियम साल्ट एक इम्पॉर्टेंट कंपाउंड है। जो एराइल डाइजोनियम साल्ट एक ऐसा कंपाउंड है जिससे हम कई सारे इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड आसानी से सिंथेसाइज कर सकते हैं। तो पहले देखते हैं कि जो एराइल डाइजोनियम साल्ट है ये कैसे बनता है। इसकी जो सिंथेसिस है वो डाइजोटाइजेशंस कहलाती है। द रिएक्शन ऑफ कन्वर्टिंग एरोमेटिक प्राइमरी एमीन्स इनटू डाइजोनियम साल्ट्स बाय ट्रीटमेंट विद द कोल्ड सॉल्यूशन ऑफ नाइट्रस एसिड इज कॉल्ड डाइजोटाइजेशंस। अगर हम किसी भी एरोमेटिक प्राइमरी एमीन्स की रिएक्शंस हम जो है इसकी नाइट्रस एसिड से करा दें लगभग 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर, तो इस रिएक्शन को डाइजोटाइजेशन कहते हैं और उससे जो प्रोडक्ट बनता है वो एराइल डाइजोनियम साल्ट्स कहलाता है। यहाँ पे देखते हैं एनिलीन है। एनिलीन की रिएक्शन हमें करानी है नाइट्रस एसिड से। नाइट्रस एसिड की रिएक्शन का जो टेम्परेचर वो अप्रॉक्स 0 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहना चाहिए और इससे ये प्रोडक्ट बन जाएगा बेंजीन डाइजोनियम साल्ट। यहाँ पे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है सॉल्ट से लेकर के। तो ये सॉल्ट आपका डिपेंड करता है क्यों सॉल्ट क्यों कहलाता है ये देख लेते हैं। जो यहाँ पे नाइट्रोजन है ये क्वार्टरनरी है जिसकी वजह से इस पर प्लस चार्ज रहता है और इस प्लस चार्ज को ख़त्म करने के लिए बाहर से कोई एक एनॉयंस आकर के जुड़ता है। यहाँ पे Cl जुड़ा हुआ है इसलिए बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड कहलाएगा। ब्रोमीन जुड़ जाएगा बेंजीन डाइजोनियम ब्रोमाइड कहलाएगा। या फिर और भी कोई नेगेटिव आयन आकर के यहाँ पे जुड़ सकता है। तो उसके हिसाब से ये बेंजीन डाइजोनियम साल्ट के नेम चेंज होते जाएंगे। ओके, अच्छा दूसरा पॉइंट ये जो HNO2 है आपका ये कहाँ से आता है। जनरली हम लोग HNO2 नहीं ऐड करते हैं रिएक्शन, यहाँ पे कोई एसिड यूज करेंगे। जैसे यहाँ पे HCl एसिड यूज किया गया है तो आपका HCl ले सकते हो। अगर यहाँ पे ब्रोमीन लाना है तो HBr ले सकते हो या कोई दूसरा एसिड हो सकता है जो NNO2 के साथ में रिएक्शन करके HNO2 प्रोड्यूस करता हो। तो इस मेथड से आपका जो है बेंजीन डाइजोनियम साल्ट प्रिपेयर किया जाता है और इस रिएक्शन को हम लोग डाइजोटाइजेशंस के नाम से जानते हैं। चलिए इसकी रिएक्शंस देख लेते हैं या फिर कह सकते हैं इसके जो सिंथेटिक एप्लीकेशंस क्या हैं वो देख लेते हैं। एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है वो है आपकी सैंडमेयर रिएक्शन। इसकी डिस्कवरी सैंडमेयर ने की थी इसलिए उनके नाम पर इसका नेम ही सैंडमेयर रिएक्शन है और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है। इस मेथड से हम लोग कोई भी एराइल हाइलाइड आसानी से सिंथेसाइज कर सकते हैं। बेंजीन डाइजोनियम हाइलाइड लिया हुआ है, यहाँ पे X लिख दिया है। X पे आप अपने हिसाब से क्लोराइड, ब्रोमाइड या कोई दूसरा एसिड जोड़ सकते हो। जनरली अगर हम इसकी रिएक्शन क्यूप्रस क्लोराइड से करा दें, क्यूप्रस मीन्स कॉपर की वैलेंसी कितनी होनी चाहिए, क्यूप्रस में कॉपर की वैलेंसी होगी +1 और दूसरा क्यूप्रिक होता है, क्यूप्रिक में कॉपर की वैलेंसी होती है +2। तो यहाँ पे क्यूप्रस लिया गया है इसलिए ये आपका क्यूप्रस क्लोराइड कहलाएगा। तो जब क्यूप्रस क्लोराइड से इसकी रिएक्शन कराते हैं तो आपका यहाँ पे क्लोरोबेंजीन बन जाता है। इसका मतलब आपका जो N2 है आपका जो डाइजोनियम साल्ट का ये आसानी से ये बाहर निकल जाता है। ये पूरा N2 बाहर निकल जाएगा और ये आपका X भी बाहर निकल जाएगा और जो इसका ये Cl है ये आपका जाकर के ये Cl ऐड हो जाएगा। इसका जो Cl है ये जाकर के ऐड हो जाएगा आपका बेंजीन से, ठीक, क्लोरोबेंजीन बन जाएगा। अच्छा यहाँ पे करस्पॉन्डिंग X लेंगे। अगर हम क्यूप्रस क्लोराइड से रिएक्शन करा रहे हैं
अगर हम लोग जो है यहाँ पे क्यूपस क्लोराइड से रिएक्शन करा रहे हैं तो X जो है यहाँ पे भी क्लोराइड होना चाहिए, X=Cl लेंगे इस कंडीशन में। और सपोर्टिंग प्रोडक्ट्स जो बने उनकी ज़्यादा कोई ज़रूरत नहीं होती लिखने की, अगर यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ नाइट्रोजन N2 अलग निकल जाता है और CuX आपका अलग निकल जाता है। तो इस तरीके से क्लोरोबेंजीन यहाँ पे बनता है। सिमिलरली हम इस रिएक्शन से ब्रोमोबेंजीन भी बना सकते हैं। क्या करेंगे, अब हम अगर क्यूप्रस ब्रोमाइड से रिएक्शन कराएं, हीट करें क्यूप्रस ब्रोमाइड के साथ में बेंजीन डाइज़ोनियम हैलाइड को, तो आपका ब्रोमोबेंजीन बनेगा और जो साइड प्रोडक्ट है N2 और क्यूप्रस हैलाइड बाहर निकल जाएंगे। तो इस रिएक्शन से हम कोई भी एराइल हैलाइड बना सकते हैं। तो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, बेंजीन डाइज़ोनियम साल्ट की रिएक्शन किसी क्यूप्रस साल्ट, क्यूप्रस क्लोराइड या क्यूप्रस ब्रोमाइड से कराने पर आपका एराइल हैलाइड फॉर्म होता है और ये रिएक्शन सैंडमेयर रिएक्शन कहलाती है। ये इम्पोर्टेंट रिएक्शन है, इसको आप लोगों को अच्छी तरह से याद रखना है। अगर हम लोग नेक्स्ट रिएक्शन देखें तो गेटरमैन रिएक्शन है, यहाँ पर भी एराइल हैलाइड की सिंथेसिस होती है। अगर गेटरमैन ने थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया था सैंडमेयर रिएक्शन में, जिसकी वजह से इनके नाम पर इस रिएक्शन को रखा गया गेटरमैन रिएक्शन। यहाँ पे इन्होंने क्या किया था, क्यूप्रस क्लोराइड को ना लेकर कॉपर और HCl से रिएक्शन कराई, सीधे सीधे कॉपर ऐड किया और HCl अलग अलग ऐड किया, सीधे रिएक्शन कराई थी, जिससे आपका क्लोरोबेंजीन बन रहा था और साथ में N2CuX बन रहा था। केवल बस इतना चेंज है कि सैंडमेयर रिएक्शन में CuCl ले रहे थे, यहाँ पे Cu + HCl लेंगे। और जो सैंडमेयर रिएक्शन है वो ज़्यादा बेटर है क्योंकि वहाँ पे प्रोडक्ट की यील्ड्स ज़्यादा होती हैं और इस रिएक्शन में प्रोडक्ट की जो यील्ड्स है वो कम आती है। सिमिलरली हम कॉपर और HBr से अगर हम बेंजीन डाइज़ोनियम हैलाइड की रिएक्शन करा दें तो आपका ब्रोमोबेंजीन बन जाएगा। ओके, तो ये है गेटरमैन रिएक्शंस, इसको भी याद रखना है। नेम रिएक्शन जो होती हैं वो इम्पोर्टेंस रहती हैं, जनरली ज़्यादा पूछी जाती हैं, इसलिए नेम रिएक्शंस पे ज़्यादा आप लोगों को ध्यान देना है। नेक्स्ट रिएक्शन है बेल्ज-शीमैन रिएक्शन। यहाँ पे पीछे हमने क्लोराइड और ब्रोमाइड, क्लोरोबेंजीन या ब्रोमोबेंजीन बनाने की बात की, मगर फ्लोरोबेंजीन बनाने के लिए थोड़ा सा अलग से रिएक्शन की ज़रूरत पड़ती है। जो पिछली रिएक्शन हैं उनके हिसाब से हम फ्लोरोबेंजीन नहीं बना सकते। फ्लोरोबेंजीन बनाने के लिए हम बेंजीन डाइज़ोनियम फ्लोरोबोरेट लेंगे। इस बार जो आपका साल्ट है वो हाईलाइट ना होकर के BF4 जुड़ा हुआ है, जिसको हम लोग फ्लोरोबोरेट के नाम से जानते हैं। तो इसको क्या करेंगे, इसको डायरेक्टली हीट कर दो, तो हीट करने पर आपका N2 निकल जाता है, BF3 निकल जाता है और एक F आकर के बेंजीन से जुड़ जाता है, बन जाता है फ्लोरोबेंजीन और N2 और BF3 बाहर निकल जाएगा। तो ये रिएक्शन बेल्ज-शीमैन रिएक्शन कहलाती है। दो साइंटिस्टों ने मिल करके इस रिएक्शन की डिस्कवरी की थी। ओके, तो आगे की रिएक्शन जो है इन्हीं तीनों रिएक्शन को देख करके यूज की गई हैं दूसरे कंपाउंड को सिंथेसाइज करने के लिए, जैसे सिंथेसिस ऑफ नाइट्रोबेंजीन। ये भी सैंडमेयर रिएक्शन से मैच करती है। इसमें हम बेंजीन डाइज़ोनियम साल्ट लेंगे, यहाँ पे क्लोराइड साल्ट लिया गया है। इसकी रिएक्शन क्यूप्रस नाइट्राइड से कराएंगे। क्यूप्रस नाइट्राइड से रिएक्शन कराने पर क्या होगा आपका, और ये जो क्यूप्रस नाइट्राइड बनाने का मेथड है वो कॉपर और सोडियम नाइट्राइड को आपस में मिला करके बनाया जा सकता है। और क्या होगा, इससे नाइट्रोबेंजीन बनता है और साथ में बनती है N2 और CuCl, इससे निकल जाता है। तो सेम सैंडमेयर वाली मेथड है, रिएक्शन को हम नाइट्रोबेंजीन बनाने में भी यूज कर सकते हैं। आगे देखते हैं सिंथेसिस ऑफ फिनॉल कैसे की जाती है। सिंथेसिस ऑफ फिनॉल में हम बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड लेंगे। बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड में वाटर ऐड करेंगे और साथ में इसको बॉईल कर देंगे 100 डिग्री सेल्सियस पर। तो बॉईल करने पर आपका N2 निकल जाता है और यहाँ पे जुड़ जाता है OH ग्रुप, बन जाता है आपका फिनॉल्स। ठीक है, तो पूरा निकल करके आपका OH ग्रुप जुड़ जाएगा, फिनॉल यहाँ पे बन जाएगा, साथ में नाइट्रोजन और HCl गैस निकलेगी इससे।
तो इस प्रकार आप देख रहे हो फिनॉल बनाने का मेथड बहुत आसान है। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड्स को सीधे बॉयल करने पर पानी में ये फिनॉल में कन्वर्ट हो जाता है। और अगर हम रिएक्शन देखें सिंथेसिस ऑफ बेंजीन भी कर सकते हो। ये भी रिएक्शन पिछली रिएक्शन के हिसाब से सेम है। यहाँ पे बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को क्या करना है, हाइपोफास्फोरस एसिड जिसको हम लोग H3PO2 इसका फार्मूला है, वाटर की प्रेजेंस में इस रिएक्शन करानी है तो ये बेंजीन में कन्वर्ट हो जाता है। अब इस बार फिनॉल नहीं बनता है, एसिडिक मीडियम में फिनॉल ना बन करके ये सीधे बेंजीन में कन्वर्ट होता है। N2 निकलता है, फास्फोरिक एसिड निकल जाता है, H3PO3 फास्फोरिक एसिड निकल जाता है और साथ में निकलता है HCl। ठीक है, तो इसमें बेंजीन बनते हैं इस रिएक्शन से। और साथ में सोडियम स्टेनेट यूज करके NaSO3 यूज करके भी हम बेंजीन बना सकते हैं। अगर हम NaSO3 के साथ में बेंजीन डाइजोनियम साल्ट की रिएक्शन कराएं तो भी ये बेंजीन में कन्वर्ट हो जाता है। एक आपका मॉडिफाइड सैंडमेयर रिएक्शन देखते हैं, सिंथेसिस ऑफ बेंजोनाइट्राइल। ये भी सैंडमेयर ने डिस्कवर किया था इस रिएक्शन को और इसके नाम पे इसको मॉडिफाइड सैंडमेयर रिएक्शंस कहते हैं। बेंजीन डाइजोनियम हैलाइड्स की रिएक्शन अगर हम लोग क्यूप्रस साइनाइड से कराते हैं, CuCN से कराते हैं, मगर उसके पहले क्या करना होता है, सोडियम कार्बोनेट के साथ में इसको न्यूट्रलाइज कर लेना होता है कि X पहले से ही निकल जाए। उसके बाद में CuCN से रिएक्शन करानी होती है। क्योंकि पहले हम इसको न्यूट्रलाइज कर रहे हैं सोडियम कार्बोनेट डाल करके, इसलिए ये मॉडिफाइड रिएक्शन है। डायरेक्टली हमें इसमें CuCN से रिएक्शन नहीं करा रहे हैं। तो क्या होगा, आपका बेंजोनाइट्राइल बनेगा और साथ में अगर इसको हम दोबारा वाटर से रिएक्शन करा दें तो आपका बेंजोइक एसिड बन जाएगा। यहाँ पर देखो हम रिएक्शन जो बेंजोनाइट्राइल लिख रहे हैं, इस बार साइड प्रोडक्ट हमने नहीं लिखे हुए हैं, क्योंकि साइड प्रोडक्ट जब एक से ज़्यादा रिएक्शन होती है तो कई बार साइड प्रोडक्ट्स नहीं लिखे जाते और शॉर्टकट में रिएक्शन दिखाई जाती है। जो मेन प्रोडक्ट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में वो लिखा जाता है। तो आपका बेंजोनाइट्राइल बनेगा और इसको वाटर डाल के हीट कर दें तो ये बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, चलो भाई, एक तो ये रिएक्शन हो गई। फिर आपका सिंथेसिस ऑफ थायोफिनॉल्स। थायोफिनॉल की सिंथेसिस करने के लिए बेंजीन डाइजोनियम हैलाइड्स में हम लोग क्या करेंगे, पोटेशियम इथाइल जेंथाइड ऐड करेंगे। ये है आपका पोटेशियम इथाइल जेंथाइड जिसका फार्मूला C2H5OCS2K होता है। इससे रिएक्शन कराने पर ये थायोल्स में ग्रुप हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। CHSH ग्रुप जुड़ जाएगा, यहाँ पे N2 को रिप्लेस करके बन जाएगा बेंजीन थायोल्स। यहाँ पर भी हम साइड प्रोडक्ट नहीं लिख रहे हैं इस रिएक्शन के। अगली रिएक्शन से हम लोग देख लेते हैं कपलिंग रिएक्शन। ये रिएक्शन हम पहले आपको पीछे जब फिनॉल पढ़ा रहे थे, जो वहाँ पे क्वालिटेटिव टेस्ट पढ़ाए थे फिनॉल्स के, वहाँ पर रिएक्शन पढ़ाई है। तो कपलिंग रिएक्शंस फिनॉल के का एक टेस्ट है और इसके थ्रू एक इम्पॉर्टेंट कमर्शियल कंपाउंड बनता है जिसको हम लोग एजोडाइज के नाम से जानते हैं, जिसका डिफरेंट कलर बनाने में यूज किया जा सकता है। तो इस तरीके से ये रिएक्शंस इम्पॉर्टेंट रिएक्शन की कैटेगरी में आएगी, क्योंकि फिनॉल में भी है और एनिलीन चैप्टर्स में भी है यहाँ पे। तो यहाँ पे बेंजीन डाइजोनियम हैलाइड्स की रिएक्शन हम लोग कराते हैं फिनॉल से। तो फिनॉल की पैरा पोजिशंस पे यहाँ पे रिएक्शन होती है। पीछे अगर आपको याद होगा कि पैरा प्रोडक्ट ज़्यादा रिएक्टिव होता है, तो ये पोर्शन इतना आसानी से निकल जाता है, यहाँ पे ये निकल जाता है और ये आपस में यहाँ पे जुड़ जाते हैं, बन जाता है इससे आपका एजोडाई 4-फिनाइल डाई एजिनाइल फिनॉल बन जाता है, जो एक तरीके की एजोडाइज का एग्जाम्पल्स है। यहाँ पे देखो N डबल बॉन्ड N से जुड़ गया है यहाँ पे, ठीक है। और ऐसे ही हम क्या कर सकते हैं, अगर हम एनिलीन से रिएक्शन कराएं तो यहाँ पर भी इसके पैरा पोजीशन से रिएक्शन होती है। तो जहाँ पे फिनॉल है वहाँ पे आपका एनिलीन आ जाएगा। यहाँ पे ऐसे OH ग्रुप जुड़ा हुआ है, देख रहे ना, तो OH ग्रुप के स्थान पे क्या आ जाएगा, NH2 ग्रुप ऐड हो जाता है। ओके, तो अब 4-फिनाइल डाई एजिनाइल सेम है और यहाँ पे एनिलीन चेंज हो गया है। तो ये दो ही एग्जाम्पल हैं, ढेर सारे एजोडाइज बनाई जा सकती हैं यहाँ पे इंजीनियरिंग में कुछ भी जोड़ करके, जो डिफरेंट कलरिंग मटेरियल के रूप में यूज होती हैं।
एक रिएक्शन और देख लेते हैं, मेरविन एराइलेशन। इसकी डिस्कवरी मेरविन ने की थी। ये आपकी एराइलेशन रिएक्शंस है। इसमें आपका बेंजीन डाइजोनियम हैलाइड्स की रिएक्शंस आपकी सिनेमिक एसिड से कराई गई है। सिनेमिक एसिड से रिएक्शन कराने पर क्या होता है, N2 और X निकल जाता है, COOH निकल जाता है। इतना पोर्शन यहाँ से ये गायब हो जाएगा, ये निकल जाएगा, और इतना पोर्शन ये आपका यहाँ से निकल जाएगा, और ये यहाँ से जा कर के इस पॉइंट पे जा कर के यहाँ पर ये आपका जुड़ जाता है, तो 1,2-डाइफिनाइल इथीन बन जाता है। तो नाइट्रोजन फिनिश है, तो इस रिएक्शन को मेरविन एराइलेशंस के नाम से जाना जाता है। सिंथेसिस ऑफ एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। हम लोग एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड को भी बेंजीन डाइजोनियम साल्ट से सिंथेसाइज कर सकते हैं। यहाँ पे हमने फ्लोरेट्स लिया हुआ है, जो पीछे भी आप लोग यूज कर सकते हो। अगर इसको किसी एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड से इसकी रिएक्शन कराई जाए तो इसका जो COOH है वो जाकर के बेंजीन रिंग से जुड़ जाता है और बना लेता है बेंजोइक एसिड, और साथ में आपका एसिड निकल जाएगा BF3N2RF। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट रिएक्शन थी। यहाँ पर मैंने इनकी मैकेनिज्म डिस्कस नहीं किया है क्योंकि आपका कोर्स बहुत लेंदी है, उस समय के साथ में कवर नहीं हो पाएगा। रिएक्शन सफिशेंट है यहाँ पे, कभी आगे टाइम मिलेगा तो जो इम्पोर्टेंट रिएक्शन है, सैंडमैन रिएक्शन या गेटरमैन रिएक्शन या कपलिंग रिएक्शन, तो इनकी मैकेनिज्म अलग से मैं डिस्कस करके उनकी वीडियो बना करके आप लोगों को समझाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तब तक आप इस जो आपके 4 इम्पॉर्टेंट रिएक्शंस हैं, आपके सैंडमैन रिएक्शन, गटरमैन रिएक्शन, ब्लेज रिएक्शंस और कपलिंग रिएक्शन, कम से कम 4 रिएक्शन आप लोग इसमें प्रिपेयर करें। साथ में इसकी सिंथेसिस जो डाइजोटाइजेशंस है उसको भी प्रिपेयर करें, जो कि सफिशिएंट रहेगा एक शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस के लिए आपके एग्जामिनेशंस में। और बाकी रिएक्शन आपके लिए नॉलेज पर्पज़ के लिए हैं, जो आप लोगों को आनी चाहिए। ओके, तो ठीक है, आप नेक्स्ट जो लेक्चर्स होगा 20 लेक्चर, उसमें हम लोग स्टार्ट करेंगे एरोमेटिक एसिड्स के बारे में, इसका नोमेनक्लेचर, स्ट्रक्चर्स और एसिडिटी के बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक आप लोग प्रीवियस जो 19 लेक्चर्स हैं वो रिपीट करें। और फिर से मैं रिपीट करना चाहूँगा कि आप लोग पूरा लेक्चर्स देखें, एक तरफ से देखें। मैंने देखा है कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स पूरा लेक्चर्स नहीं देखते हैं, बीच बीच करके स्किप करके देखते हैं और फिर बंद कर देते हैं, तो इससे आप लोगों को फ़ायदा नहीं निकलेगा। ठीक है, तो आपको फुल लेक्चर देखें जिससे आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आएगा। और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब करें और साथ में चैनल्स को लाइक्स भी करें। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर्स में।